गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गवर्नमेंट अकाउंटिंग पे सीएमए का आज हम लोग सेकेंड क्लास ले रहे हैं। ओके, मेरे को लगता है कि आज एक छोटी सी क्लास या फिर इसके बाद एक और क्लास 40 मिनट की होगी तो हो जाएगा। आज का एजेंडा है हम लोगों का इंटरनेशनल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसका ब्रीफ आउटलाइन तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा वर्जन बना करके तुम लोगों को थ्योरी के रूप में याद करने के लिए दिया है। IGAS 1, International Government Accounting Standard 1, is about guarantees given by the governments and the disclosure requirements about the guarantees। कहते हैं कि गारंटी आप अगर किसी को भी देते हो तो वो एक तरह का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है। सामने वाला अगर वो काम को फुलफिल नहीं कर पाता तो जो भी पेनल्टी वगैरह होती है गवर्नमेंट उसके रिगार्ड में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो जिसने भी काम दिया है उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो इवन किसी ने लोन लिया और लोन का रिपेमेंट वो नहीं कर पाया लेकिन सरकार ने गारंटी दी थी तो लेंडर को सरकार पेमेंट करेगी। लेकिन ऑब्वियसली वो सामने वाला आदमी जिसने बोरो किया वो अगर पेमेंट कर देता है तो एज सच कोई इशू नहीं है। However, the guarantees are always contingent liabilities and this needs to be disclosed। तो कहता है कि the financial statements of the union government, the state governments and the union territory government shall disclose the following: A, the maximum amount for which the guarantees have been given during the year, additions and deletions other than those which are invoked during the year, as well as guarantees outstanding at the beginning and at the end of the year। शुरू में कितना था, ऐड कितना हुआ, डिलीशन कितना हुआ, क्लोजिंग कितना है, और जो इन्वोक हो गया उसका अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। बी में अमाउंट ऑफ गारंटीज इन्वोक्ड एंड डिस्चार्ज्ड और नॉट डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये वो गारंटी है जहां पे जिसके बिहाफ में गारंटी दिए थे वो डिफॉल्ट कर गया है और हमारे ऊपर वो गारंटी इन्वोक हो गई है, हम सरकार है मान लीजिए, तो उसका हमें अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। द थर्ड डिस्क्लोजर इज द गारंटी कमीशन और फी एंड इट्स रियलाइजेशन। अगर हम गारंटी देते हैं किसी भी बिहाफ में तो हमको कमीशन या फीस भी मिलता है, उसके रियलाइजेशन का डिस्क्लोजर देना। ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड भी होगा आपके रिसीट में, और अदर मटेरियल डिटेल्स अगर कुछ भी है तो उसका डिस्क्लोजर देना है। आगे लिखता है कि नोट्स में यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरीज के नोट्स में ये सब भी डिस्क्लोज करना है। अदर देन दीज डिस्क्लोजर जो मैंने ऊपर में ये 4 दिखाया, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग ऑफ द गारंटीज, गारंटीज इन्वोक्ड, गारंटी कमीशन, इसके अलावा ये तो अमाउंट वाइज डिटेल हो गया। ये भी देखिए कितना सुंदर सुंदर डिटेल है। बोलते हैं कि कोई लिमिट है क्या जितनी दूर तक सरकार गारंटी दे सकती है, अगर ऐसा है तो डिस्क्लोज कीजिए। क्या सरकार ने कोई गारंटी रिडम्पशन रिजर्व या गारंटी रिडम्पशन फंड जैसा कुछ बना रखा है? अगर बना रखा है तो उसमें शुरू में कितना फंड था, कितना उसमें से पेमेंट हुआ, कितना उसमें क्लोजिंग पड़ा हुआ है, उसके बारे में डिस्क्लोजर दीजिए। फिर डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी गारंटी, एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी गारंटी है तो उसके बारे में बताइए। और जिस दिन का आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेट है उसका रुपया में कन्वर्ट करके कितना गारंटी मनी होता है उसके बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फिर डिटेल्स कंसर्निंग ऑटोमेटिक डेबिट मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर्ड पेमेंट अरेंजमेंट इफ एनी। फिर वेदर द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंटेन डिटेल्स ऑफ द गारंटीज। सरकार जो बजट देती है उसमें सरकार गारंटी देगी, क्या देगी, उसके बारे में कोई डिटेल अगर है तो ये भी लिख के देना पड़ेगा कि हाँ बजट में ये प्रावधान किया हुआ है। उसके बाद डिस्क्लोजर देना पड़ता है डिटेल्स ऑफ द ट्रैकिंग यूनिट और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर गारंटीज इन द गवर्नमेंट एंड एनी अदर मटेरियल डिटेल्स। तो लास्ट वाला तो जस्ट थियोरी वाला बात है। सो इस तरह के डिस्क्लोजर्स नोट्स में आप लोगों को गवर्नमेंट अकाउंटिंग में नोट्स में देने पड़ेंगे। तो ये अपना कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों IGAS 1 का एक ब्रीफ डिस्कशन जो
सीएमए के स्टूडेंट लोगों के एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा। इसको आप लोगों को ये स्लाइड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इस स्लाइड को पीडीएफ में देखते रहिएगा और ये जो वीडियो मैं आपको दूंगा इसको टाइम टू टाइम आप देखते रहिएगा। होपफुली आपका काम हो जाएगा। सीएमए का जो बुक है उस बुक से भी आप लोग उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा तो बोरिंग है, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन के जैसा तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो मार्क्स रहता है और अगर आए तो लिखने में क्या बुराई है। अब आइए पढ़ते हैं IGAS 2, अकाउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रांट इन एड। याद रखिएगा ग्रांट इन एड की अकाउंटिंग कैश बेसिस पे अलाउड है, कैश बेसिस पे ध्यान रखिएगा। आता है कि वे ग्रांट इन एड आर गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स and by the state governments to the local bodies discharging the functions of the local government under the constitution। भारत सरकार से राज्य सरकारों के पास, राज्य सरकार से जो लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती है उनके पास ग्रांट इन एड जाती है। अब आइए ग्रांट इन एड की अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर ग्रांट हम कैश में दे रहे हैं तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द ग्रांटर एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। ग्रांटर मतलब देने वाला, ग्रांटी मतलब लेने वाला। तो ग्रांटर अपनी बुक्स में वो जब ग्रांट देगा, जब कैश पेमेंट होगा तब लिखेगा, और ग्रांटी भी तभी लिखेगा जब उसको कैश रिसीट होगा। अगर काइंड का पेमेंट है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को लैंड दिए ग्रांट में या कोई लाइसेंस दिए, तो वो जब ग्रांटी को वो लैंड मिलेगा उस वक्त ग्रांटर अपनी बुक्स में लिखेगा एंड सिमिलरली ग्रांटी भी उसी वक्त लिखेगा। तो यहां अक्रूवल सिस्टम का कोई पोजीशनिंग नहीं है। द रिकॉर्डिंग हैज टू बी डन इन कैश बेसिस। अब आइए ग्रांट्स के रिगार्ड में डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। लेट्स सी द डिस्क्लोजर्स। ओके, कहते हैं कि अगर ग्रांट कैपिटल असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है तो सरकार के थ्रू से कोई असेट क्रिएट होता है जो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और अर्निंग पोटेंशियल भी डेवलप करके देता है, तो उस ग्रांट की इज्जत ज्यादा होती है जो ग्रांट कैपिटल असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। तो इसमें लिखता है कि इन ऑर्डर टू एसरटेन द एक्सटेंट ऑफ ग्रांट डिस्बर्स्ड बाय द ग्रांटर फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रांटर शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द टोटल फंड्स रिलीज्ड एज फंड्स अलोकेटेड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। और ये चीज अपेंडिक्स के रूप में दिया जाएगा, अपेंडिक्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मान लीजिए आपने 400 करोड़ का ग्रांट दिया, उसमें से 300 करोड़ का ग्रांट कैपिटल एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो ये अलग से एक डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा ग्रांटर के बुक्स में। कहते हैं कि दिस विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड लेड टू improved disclosure of information in the financial statement of the grantor. Such disclosures shall also enable the users of the financial statements to assess the quantum of future capital formation activity to be undertaken by different grantees supported by the funds from the government. देखिए, future capital formation, asset के लिए ग्रांट देंगे, काम आएगा, जितना काम आएगा उतना फ्यूचर में कैपिटल फॉर्म होगा। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिस्क्लोजर। अब आइए हम लोग आते हैं IGAS 3 में, जो सबसे लंबा है, सबसे ज्यादा यूज में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। नाम है लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी को लोन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। लोन देना पड़ता है, बड़े रिलैक्स टर्म्स में लोन देना पड़ता है, उस लोन्स के रिगार्ड की कहानी है। ओके, सो आइए IGAS 3 पढ़ते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट। पहले अकाउंटिंग का रिकॉग्निशन का एस्पेक्ट पढ़ते हैं। ए लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसबर्सिंग एंटिटी एज एन असेट। ऑब्वियसली मैं किसी को लोन दूंगा तो मेरे लिए असेट है। फ्रॉम द डेट द मनी इज एक्चुअली डिसबर्स्ड एंड नॉट द डेट ऑन विच द सैंक्शन टेक्स प्लेस। लोन जिस दिन दिया जाएगा, पैसा जिस दिन तुमको मैं दे दूंगा, मैं मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मोदी सरकार मैं हूं, तो मैं मान लो अगर वेस्ट बंगाल की सरकार को मैंने लोन दिया, तो जिस दिन हम लोन देंगे उस दिन उस लोन को हम अपनी बुक्स में एज एन एसेट लिखेंगे। अगर लोन इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दी गई है तो हर इंस्टॉलमेंट को एक लोन माना जाएगा। ओके, और हां, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया है
कि भाई साल भर के जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उसको एट द एंड ऑफ द ईयर एक सिंगल लोन मान लिया जाए, तो फिर वैसा भी माना जा सकता है कि हर इंस्टॉलमेंट को एक लोन नहीं मान के साल भर का जितना इंस्टॉलमेंट था उसको एक लोन मान लिया गया ईयर एंड का। इंटरेस्ट का बीच में अकाउंटिंग जैसा रहेगा, आपस का एग्रीमेंट वैसे हो जाएगा। सो लोन का पहला पैराग्राफ हुआ, जिस दिन लोन दिया जाएगा रिकॉर्डिंग उसी दिन किया जाएगा। द लोन्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शैल बी ट्रीटेड एज कन्वर्जन एंड शैल लीड टू रिडक्शन इन द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। ऑब्वियस है, लोन अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो लोन कम हो जाएगा, इक्विटी बढ़ जाएगी। द डेट अजम्पशन ड्यू टू invocation of guarantee shall be treated as disbursement of loan unless otherwise so specified। अगर किसी को मैंने गारंटी दिया और वो गारंटी इन्वोक हो गई तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई। मान लो अब मैं सरकार हूं, मैंने तुम्हारे बिहाफ में एक लोन का गारंटी दिया किसी को, तुम लोन चुका नहीं पाए, तो अब तो मेरी बुक्स में वो लोन आ जाएगा ना, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, मेरे को रिसीट नहीं हुआ कि हम लोन लाइबिलिटी लिखें, गारंटी इन्वोक हुआ और मेरे को लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा। तो जिस दिन गारंटी इन्वोक होता है उसी दिन हमको लिख लेना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू मेजर एंड हाउ टू डू द वैल्यूएशन ऑफ द लोन्स। द आंसर इज सिंपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ लोन्स। मतलब जितना लोन दिया गया उतना ही लोन लिखना है, कोई फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं जैसा आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में किया करते हो। As on the last date of the accounting period of financial statements, the carrying amount of the loan shall undergo revision on account of additional disbursement and repayments or write-offs during the accounting period। अगर ऐसा है तो obviously closing loan का बैलेंस ओपनिंग लोन के बैलेंस से डिफरेंट रहेगा। कोई रीपेमेंट हो गया है, कोई राइट ऑफ हुआ है, कोई बैड डेट है, कोई नया लोन दिए, एडिशनल लोन दिए, तो लोन अमाउंट विल चेंज। ये मेन बात हो गई। अब जो बातें मैं पढ़ूंगा they are hardcore disclosures, you will feel that they are repetitive, be careful, they are not repetitive। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 2 बार लिखा हुआ है। टू दैट एक्सटेंट इफ इट इज रिपीटेटिव देन इट्स फाइन, आप एक बार पढ़ लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का नाम चेंज कर देना। ओके, आइए मैं सुनाता हूं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस एट द बिगिनिंग and at the end of the period showing additional disbursements and repayments or write-offs. Simple. Opening, addition, deduction, closing. Second, the additional column in the relevant financial statement shall also reflect the amount of interest in arrear, and this amount shall not be added to the closing balance of the loan, which shall be in the nature of additional disclosure। तो अगर इंटरेस्ट का कोई पेमेंट होना बाकी है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से रहेगा, लोन में एडेड नहीं रहेगा। लोन 15 लाख, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 15,000, 2 अलग अलग लाइबिलिटी है। आगे 2 अलग अलग असेट भी है, डिस्क्लोजर में 2 अलग अलग बार दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसका सेम आंसर स्टेट गवर्नमेंट का आएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स अंडर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? लोनी के ग्रुप वाइज समरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, फिर समरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस शोइंग सेक्टर वाइज कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लोन दिए, कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना लोन दिए, कि भाई एसएमई सेक्टर में कितना लोन दिए। तो सर ऊपर वाला लोन किसको किसको लोन दिए, फर्स्ट इज किसको किसको दिए लोनी के नाम के हिसाब से, दूसरा सेक्टर वाइज, और फिर द समरी ऑफ रीपेमेंट्स इन अरियर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर लोनी एंटिटीज, किसी का भी रीपेमेंट अगर बाकी है तो उसका डिस्क्लोजर। तो ये जो डिस्क्लोजर देना है ये लोन्स एंड एडवांसेस का जो नोट्स बनेगा उसके अंदर। फिर एक और डिटेल बनेगा जिसका नाम है डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। एक और नोट बनेगा, समझ लो डिस्क्लोजर का नोट, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। उसमें क्या डिस्क्लोजर देना है कि मेजर हेड किस किस हेड में आपने लोन दिया, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, किस किस हेड में लोन दिया। फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट्स में, मान स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी से क्या रीपेमेंट का अरियर है और बाकी लोनी एंटिटी का क्या रीपेमेंट का अरियर है, तो ये डिस्क्लोजर करना पड़ता है। फिर लिखता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग अंडर एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन द एनुअल स्टेटमेंट्स
लाइक द फ्रेश लोन्स एंड एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये अलग से एक तो बताना है एडिशनल डिस्क्लोजर कि भाई नया लोन कितना दिए। अब ये जो आपने देखा ऊपर में, यहां मैं 3 बुलेट पॉइंट आपको दिखाता हूं। ये 3 बुलेट पॉइंट जो तीनों दिख रहा है, बस यहां पे नाम देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर से स्टेट गवर्नमेंट। आप यहां पे देखिए इस जगह पे स्टेट, सॉरी ये ऊपर में देखिए स्टेट गवर्नमेंट, इसके पहले वो यूनियन गवर्नमेंट था। यहां पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट, इसके पहले यूनियन गवर्नमेंट था। यहां देखिए स्टेट गवर्नमेंट, इसके पहले यूनियन गवर्नमेंट था। कुड यू सी दैट? तो ये जो डिस्क्लोजर है ना, जो ऊपर का 3 डिस्क्लोजर था, वही सारा तीनों यहां पे भी है। एक स्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस का डिटेल, एक डिटेल स्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और एक एडिशनल जो नया लोन ड्यूरिंग द ईयर दिया गया, फ्रेश लोन्स एंड एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी सिमिलर डिस्क्लोजर है। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं मूव करता हूं। अब आया IGAS 7। 1 मिनट में जरा इरेजर से इरेज कर दूं उसको, नहीं तो वो बार बार आता रहेगा। Now, foreign currency transactions and loans or foreign currency transactions and loans and gain, वहां पे लॉस और गेन होना चाहिए, लोन आ गया है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन, वो LOANS लोन्स हो गया, वो लॉस और गेन है। ओके, तो स्पेलिंग एरर को माफ किया जाएगा, आप अकॉर्डिंगली ध्यान दे करके पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, थ्योरी पढ़ाना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है, और अकाउंट्स की क्लास में तो वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। मैं किसी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि तुम बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। एक बार सुना रहने से हो सकता है पढ़ने का मन कर जाए। क्या होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन? The answer is any transaction which is denominated in a foreign currency or which requires to be settled in a foreign currency. So definition looks simple. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? 1. Transactions arising due to operations of the missions and embassies abroad and receipts and payments made by them, including those on behalf of other ministries and departments relating to defense, commerce, education as well as public sector undertakings and state governments. बच्चों, अगर आपको बोला गया कि what are the 5 items which are included in the foreign करेंसी ट्रांजैक्शंस, तो ये जो मैंने 6 बॉक्सेस बनाए हैं, इसी में से आपको 5 बॉक्स का पूरा लिख करके आना पड़ेगा, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। सो थोड़ा सा आपको किताब में बैठ करके याद भी करना पड़ेगा। किताब में माने किताब के ऊपर जाके मत बैठ जाना, किताब में बैठना मीन्स टेबल पे बैठ के किताब पे ध्यान देना। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज any bilateral or multilateral foreign currency transactions involving borrowing or lending, including debt servicing. Third is purchasing and selling of goods and services where the transactions are denominated in foreign currency. Fourth one is transactions arising from schemes involving foreign currency such as NRI bonds, which the flow of which goes to the government account. The fifth foreign currency transaction is transactions for acquisition of special drawing right at the International Monetary Fund and quota contributions to IMF and the transactions under financial transaction plan. The sixth one is rupee securities issued to the international financial institutions which are accounted for under the head internal debt of the central government by requiring repayment on encashment of rupee securities in convertible currencies. तो इस तरह का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है उन सबको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब आइए इसका रिकॉग्निशन का तरीका। कहते हैं कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होता है, जिस दिन उस पैसे का रिसीट और पेमेंट होता है, उस दिन उसका जो एक्सचेंज रेट रहता है उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। कहते हैं कि ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी रिपोर्टेड इन द रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग टू द फॉरेन करेंसी अमाउंट एक्सचेंज रेट between the reporting currency and foreign currency at the date of receipts and payments. आगे, the exchange rate at the date of receipt and payment is the rate as determined by the government of India for the purpose of official rate, salary rate, or else the rate as indicated by RBI in its buying and selling rate as may be appropriate issued every day. तो मान लीजिए जिस किसी दिन भी हमने कोई
IMF से लोन लिया या किसी बाहर से हम लोगों ने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किया, तो जिस दिन वो पेमेंट हम करेंगे या रिसीट हमारा होगा, उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारी बुक्स में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आइए लॉस और गेन की अकाउंटिंग करते हैं। कहता है कि दिस स्टैंडर्ड सेट आउट द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन। यहां पे लॉस का स्पेलिंग ठीक किया गया है, बाय द एक्सचेंज रेट वेरिएशंस एंड exchange differences on different types of foreign currency transactions. Let's read them. Let's go ahead one by one. Let's go through them one by one. पहला, all losses and gains should be recognized as revenue losses and gains. मैं पूरा पढ़ता हूं। All losses and gains by exchange rate variation in respect of government transactions in foreign currencies shall be recognized as revenue loss or gain. 2. Government may have losses or gains by exchange rate variations on its operating activities like operation of its missions abroad as mentioned in para 2 अब मैं एक बार वापस दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे पहला वाला जो ब्लॉक में है ना, ऑपरेशंस ऑफ द मिशंस एंड एम्बेसीज, इसको लेकर के पहले वाले बॉक्स में, हाँ, इसको लेकर के जो कहानी है वो यहां पे है। देखिए, गवर्नमेंट में हैव लॉसेस और गेन्स बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन ऑन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइक operation of its missions abroad as mentioned in para 2 above or due to contractual commitments to bear the financial effect of the exchange rate variations as part of its fiscal and economic policy. Third box है loss or gain arising out of transactions for acquisition of special drawing rights at the IMF shall be reported in the financial statements. Obviously all the losses and gains will be reported in the financial statements and they will be recorded as revenue gains and losses. आगे लिखता है exchange differences may arise out of government's financing activities like borrowings and loans denominated in foreign currencies and issuing rupee securities. Obviously वहां पे भी fluctuation हो सकता है। External borrowings of the government are recorded at the historical rate of exchange that is prevailing on the date of transaction. As most of the loans have long repayment periods, their repayment extends over several years. Meanwhile, exchange rates may undergo significant changes. If the exchange rate is higher at the time of repayment of loans in Indian rupees exceed the rupee amount of loan drawn, and obviously that will result into the losses. And if it is ulta, there will be gains. Next para बोलता है कि in case of next box में कि in case of repayment of loans at the end of loan period, the balance, if any, remaining in the external debt head may be cleared, adjusting the same under appropriate revenue or expense head for exchange rate fluctuations or to the miscellaneous government account head. कहते हैं कि मान लीजिए आपने लोन लिया तो रिसीट आया 400 करोड़, रीपेमेंट किया तो पेमेंट आया 450 करोड़। अब पेमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, बैलेंस पूरा जीरो हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ का पेमेंट है वो आपका लॉस की तरह आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, या कहीं और लिखने का है मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट हेड में तो वहां लिख लीजिए, अदरवाइज जनरली दिस इज रेवेन्यू लॉसेस। ओके, डिस्क्लोजर सुनिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज rates of exchange adopted internally by the government for different types of foreign currency transactions, including forward contract rate, if any, along with their basis as part of statement of accounting policies. Very interesting. रेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंटरनली। अगर आपने कोई रेट अडॉप्ट किया है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, कोई फॉरवर्ड रेट आपने अडॉप्ट किया है तो उनका डिस्क्लोजर आपको नोट्स में करना पड़ेगा। अब आइए important disclosures regarding foreign loans. The financial statement shall disclose the following details of foreign loans in the format given. तो फॉर्मेट तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन ये डिटेल देना पड़ेगा ABCDEFGH करके। A, loan outstanding at the beginning. B, loans outstanding on the closing rate basis at the date beginning and the end of the year. C, loan outstanding in foreign currency unit at the beginning and end of the year. D, additions during the year in foreign currency terms and in Indian rupee along with the rate of exchange adopted. नया addition अगर कुछ हुआ तो इंडियन रुपीज में भी देना है, फॉरेन करेंसी में भी देना है। डिस्चार्ज, रीपेमेंट जिसको कहते हैं, फॉरेन करेंसी में भी, इंडियन में भी। फिर
करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज, फिर लॉस और गेन ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू वेरिएशन, ये सारा डिस्क्लोजर लोन्स के रिगार्ड में अलग से, फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इन फॉरेन करेंसी यूनिट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे और क्लोजिंग रेट बेसिस पे, लास्ट इंटरेस्ट पेड ऑन एक्सटर्नल डेट एंड क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज अप्लाइड। तो इतने सारे डिस्क्लोजर्स आपको लोन के रिगार्ड में देना है। फिर अलग से देखिए और एक डिस्क्लोजर है, नोट्स में ये डिस्क्लोजर भी देना है, क्या? कैटेगरी वाइज ग्रॉस फिगर ऑफ लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कैटेगरी वाइज मींस ट्रांजैक्शंस के क्लास को कैटेगरी बना दीजिए और कैटेगरी वाइज डिस्क्लोजर दे दीजिए। फिर लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन सेपरेटली फॉर कैपिटल हेड एंड रेवेन्यू हेड ट्रांजैक्शंस। फिर अमाउंट ऑफ लोन एंड एक्सचेंज डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल्ली रीपेड लोन्स। फिर अमाउंट ऑफ लॉस और गेन इन इफ एनी इन क्रॉस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अब क्रॉस करेंसी स्वैप फिनेंशियल मैनेजमेंट की चीज है, यहां पे खाली ये डिस्क्लोजर एक्स्ट्रा आपको करके देना है। और कहते हैं कि इफेक्टिव डेट का जानकारी कोई जरूरी नहीं है, जब भी कोई डेट अनाउंस होता है तो 1 अप्रैल जो भी साल 1 अप्रैल टू मार्च का इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो इफेक्टिव डेटा कोई जरूरत नहीं, मैं पढ़ देता हूं। दिस इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी इफेक्टिव ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल सब्सिक्वेंट द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई गेस बहुत पहले नोटिफाई हो चुका है, सो एज सच उसको लेकर के कोई मुद्दा नहीं बनाने का है। ओके, अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई गेस 10 आई थिंक इज द लास्ट वन, फिर IGFRS चालू हो जाएगा। ओके, तो एक और डिस्कशन कर लेते हैं IGS 9। 1 मिनट, मुझे थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। इसके पहले हम लोगों ने फॉरेन करेंसी वाला पढ़ा IGS 7 और अब हम लोग पढ़ रहे हैं IGS 9। स्टार्ट। स्लाइड का जो मूवमेंट हो रहा है आप उतना परेशान मत होना, स्लाइड आपके पास रहेगी। रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी। आपको मालूम है सरकार बहुत सारी सरकारी कंपनियों का इक्विटी भी होल्ड करती है, वहां भी सरकार इन्वेस्टर है, बहुत सारे बैंकों का इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है, BHEL बोल के कंपनी है, BEL बोल के कंपनी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी इक्विटी सरकार होल्ड करती है। उसकी अकाउंटिंग को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आइए डिस्कस करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट from the date on which the investment details are entered in the books. 2. Loans converted into equity and dividend declared but not distributed by the investing entity converted into equity shall be treated as equity instrument from the date on which such conversion takes place. मैंने किसी को लोन दिया था, लोन रीपे नहीं कर पाया, वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। जिस दिन वो इक्विटी में कन्वर्ट करेगा उस दिन से मैं भी अपने लोन असेट को इक्विटी असेट में बदल दूंगा। इंटरेस्ट मेरा मिलना बाकी था, मैं उस दिन से जिस दिन वो इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाया मेरा इक्विटी बना दिया, उस दिन हम अपनी बुक्स में इक्विटी रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे अगेन ये लोग फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं करते, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखा जाएगा। तो मेजरमेंट में जब भी आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट रहेगा। हाँ, ये अलग है कि डिस्क्लोजर के लिए फेयर मार्केट वैल्यू दिखाना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। The method of initial measurement of investment in the financial statement of government is the historical cost. Where investment in equity is acquired on payment of cash, including on exercise of rights granted by the investee, the historical cost is the amount of cash disbursed. बोनस शेयर का कॉस्ट नील रहेगा क्योंकि हमने कोई कैश पेमेंट किया ही नहीं। In case the government acquires equity shares in consideration of any other asset like land, then the historical cost of such investment shall be the face value of equity shares. Where the equity shares are acquired on reinvestment of dividends, the historical cost of the share is the amount of dividends against which such shares are allotted. तो पहला, अगर मैंने कैश पेमेंट करके खरीदा तो मैं जितना कैश पेमेंट किया, अगर मैंने कोई सरकारी जमीन दे करके कुछ खरीदा तो फेस वैल्यू पे लिख लेंगे। अगर मुझे कोई डिविडेंड के बदले में मिला तो जितना डिविडेंड का अमाउंट था मेरा बाकी, वो मेरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर बन जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ लोन विल बी द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग। जो मेरे बैलेंस शीट में लोन है
वो मेरे इक्विटी के इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बन जाएगा। तो सिंपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाइज चलना है। सेकेंड बॉक्स है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कोटेड प्राइस फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट इफ दे आर कोटेड। अगर लास्ट डेट में कोटेड है तो लास्ट डेट का मार्केट प्राइस लेना है, और अगर वो लास्ट डेट में कोटेड नहीं है तो लास्ट डेट के पहले जिस किसी डेट में कोटेड था वो वाला मार्केट प्राइस लेना है। ये लिस्टेड कंपनियों के लिए। फिर बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल मेजरमेंट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट पे लिखे थे, कॉस्ट पे ही रखना है आगे भी। फेयर वैल्यू मूवमेंट की अकाउंटिंग करनी नहीं है। The total amount of investment on the last date of an accounting period shall be investments at the beginning, additions and sale, प्लस माइनस करके जो बचा वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब आइए डिस्क्लोजर्स। सिंपल डिस्क्लोजर्स हैं, थोड़े ज्यादा हैं। पहला लिखता है कि कितना बिगिनिंग में, कितना एडिशनल, कितना सेल, कितना राइट डाउन और कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ये बता दीजिए। ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शंस, क्लोजिंग और राइट डाउन्स। डिस्क्लोजर में एक सेकंड वाला है कि दे विल रिफ्लेक्ट द एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू द ओपनिंग बैलेंस एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड डाइवेस्टमेंट्स देयर फ्रॉम अराइविंग एट द क्लोजिंग बैलेंस। सेम बात दोबारा लिखा हुआ है। Types of investments are specifically mentioned in the acquisition of investments in terms of exchange of goods or other assets. अगर मैंने कोई दूसरी एसेट वगैरह दे करके कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो उसका डिस्क्लोजर मुझे अलग से देना पड़ेगा। जितना टोटल डिविडेंड मुझे इन्वेस्टमेंट से मिला है वो मेरे रेवेन्यू में रिफ्लेक्टेड रहेगा, नॉर्मल है। आगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट का डिटेल बनता है। हम लोगों को तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का दिखाया नहीं जाता, पता नहीं चलता, लेकिन आपके पढ़ने में है तो आप पढ़ोगे। 1, इन्वेस्टी एंटिटी वाइज सारा डिटेल देना है, किसने इन्वेस्ट किए। 2, कितना डाइवेस्टमेंट मतलब सेल इन्वेस्टी वाइज किए हैं वो बताना है। समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टी के ग्रुप वाइज, जैसे कोई कॉर्पोरेशन में किए, जॉइंट स्टॉक कंपनियों में किए, कोऑपरेटिव बैंक्स में किए, तो उनका समरी एक तो अलग से बताना है ग्रुप वाइज। एंड एडिशनल डिस्क्लोजर उस इन्वेस्टिंग एंटिटी के बारे में भी देना पड़ेगा जिन्होंने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया या फिर जिनको बहुत सारा लॉस हुआ पिछले 3 साल में, तो उनका एडिशनल डिस्क्लोजर उस इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट में देना है। तो एक तो इन्वेस्टी एंटिटी वाइज पूरा डिटेल देना है, एक डिसइन्वेस्टमेंट का अलग से डिटेल देना है, एक इन्वेस्टी के ग्रुप वाइज हमको समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट देना है, और एक उन एंटिटी के बारे में बताना है जिन्होंने अपना अकाउंट्स या तो सबमिट नहीं किया या पिछले 3 सालों में उन लोगों को लॉस सफर हुआ। इसके बाद आइए गंदा सा डिस्क्लोजर्स, आइए सुनते हैं। द डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो ऊपर मैं बोल रहा था, इन्वेस्टी एंटिटी वाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी बिलोंग्स द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट under which the investee is functioning, whether the enterprise is in operation or not, etc. Detail of investments, divestments, retirement, transfer of share during the year are reported in the statement of disinvestments or retirement of capital, investee entity wise, while indicating the type and number of units, the units acquired and those allotted as bonus shares shall be depicted separately along with the year of allotment. This statement shall also disclose the total paid up capital of the entity, which would help indicate the extent the government control is there and whether the investment has been increased or decreased. तो बताना है हमने कोई नए शेयर अगर परचेज किए हैं तो उसकी शेयर कैपिटल कितना है, मेरे पास कितना शेयर है, तो एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम लोगों का कंट्रोल कितना दूर तक है, बढ़ा या गिरा। Moreover, wherever units of investments are traded in the market, the amount of investments in terms of market value may also be disclosed। जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मार्केट वैल्यू लोग निकालते जरूर हैं पर डिस्क्लोजर्स के लिए, क्योंकि बुक्स में तो कॉस्ट पे रखते हैं। द प्राइस कोटेड, ये पहले भी आ चुका है, द प्राइस कोटेड ऑन द लास्ट डेट शुड बी यूज्ड। लेकिन अगर लास्ट डेट का कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो ईयर एंड के पहले जिस किसी लास्ट दिन में वो कोटेशन आया था उसके हिसाब से मार्केट प्राइस निकाल के कोटेड इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस डिस्क्लोज
करना ही पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ये सारी बात, अब इसका डिटेल में पढ़ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू शैल ऑल्सो बी रिपोर्टेड एंटिटी वाइज। अगर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का डिविडेंड हमको मिल रहा है तो ये साथ में बताना पड़ेगा कि वो कौन से साल का डिविडेंड हमें इस साल मिला है। एडिशनल डिस्क्लोजर शैल इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट्स, डाइवेस्टमेंट्स सेल को बोलते हैं, transfer of shares etc. made during the reporting period. In addition, disclosure shall be made by way of note to account in respect of investments in the entities which have made the net losses, that is loss after interest and taxes in the previous accounting period, along with remarks where further investments have been made during the reporting period. Loss making entity में अगर आपने नया इन्वेस्टमेंट्स किया है तो अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मली लॉस मेकिंग एंटिटी का डिस्क्लोजर ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग का डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है। वेयर द अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टी एंटिटीज आर इन अरियर्स फॉर मोर देन 3 consecutive years, the fact should be disclosed along with remarks in cases where government has invested in the entity during the reporting period. अगर कोई कंपनी ने 3 साल से अकाउंट्स नहीं बनाया है अपना, तो उसके बारे में भी अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और ऐसी एंटिटी में हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किया है तो उसका डिस्क्लोजर हमें अलग से देना पड़ेगा। आज बच्चों हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। स्लाइड नंबर 38 जिसका आई गेस का नाम था IGAS 9 इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अगर एक लाइन में बोलूं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर करना है, मार्केट वैल्यू को डिस्क्लोज करना है। ओके, बाकी जो डिटेल आपके सामने है मैंने गो थ्रू किया, स्लाइड्स आपको मिल जाएगा, टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहिएगा। ओके, सो विद दिस today's class comes to an end. Thank you.